कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। 24 घंटे बड़े अहम रहे हैं, बहुत कुछ हुआ 24 घंटे में। अचानक से नेतन्याहू का अमेरिका पहुंचना, जेडी वेंस के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात, दूसरी तरफ अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात करना। क्या घटनाक्रम आप देख रहे हैं, किस तरफ ये अब चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, जिसका हमें डर था ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही हो रहा है कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटेगी। और अभी जिस तरीके की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू किए गए ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा कि देखिए जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, G2 के साथ, D3 के साथ हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और वो कल एक सिलसिला हमने देखा, वो बातचीत हुई। अब उसका आउटकम क्या आएगा उसके लिए थोड़ा सा और हमें गैप चाहिए। लेकिन अभी जो एक मीटिंग इस्तांबुल में होनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। OIC का इजलास है, 40 फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर हैं। और उसमें अराक्ची भी पहुंच चुका है, अराक्ची सबसे पहले आया है। मुद्दा OIC के सामने क्या है? OIC के रखे जनाब, हमारे पास सिर्फ दो इश्यूज है। एक, गजा में जिस तरीके से इजराइल ने एक बार फिर बमबारी की है और जो रिलीफ एड पूरी दुनिया से गजा के बच्चों के लिए आ रहा है उसे रोक के रखा है। एक तो ये इशू हमारे सामने, और दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि ये जो हमारा मिडिल ईस्ट है, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, ये दो मुद्दों पर बात करनी है। अब जब ये बात होगी तो दो तीन चीजें बड़ी स्ट्रेटजिकली क्लियर होंगी। एक ये कि ईरान के साथ में कौन से देश होंगे जो बैकएंड पर पूरी तरह से खड़े होंगे, और ईरान को डिप्लोमेटिकली कौन सपोर्ट करेगा, और कौन ये कहेगा कि जनाब आप ये मसला जरा हल करें और दुनिया से अपील करेंगे कि आप इसमें बीच में आइए। यानी तीन लाइनें खिंच जाएंगी। लेकिन इन 40 देशों का जो बैठक आज थोड़ी देर में शुरू होनी है, ऑलमोस्ट हमारे वक्त के मुताबिक 1 बजे के आसपास से शुरू हो जाएगा, तो ये डिप्लोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इसको एक इंपॉर्टेंस मान रही है। फिर यूएस आप चलिए, अब यूएस में जैसे आपने कहा कि नेतन्याहू साहब को बुलाया गया, उससे पहले फील्ड मार्शल भी वहां रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग 2.5 घंटे तक चली। और जो मेरे सोर्सेज है और जो एनालिटिक AFP और रॉयटर्स लिख रहा है, वो लिख रहा है कि जनाब बात क्या हुई जनाब 2.5 घंटे में। तो उनका एनालिसिस ये है कि बात 3 आइज पर हुई है, इंडिया, ईरान और इजराइल। 3 आई थे जो टेबल पर थे, और यही 1 घंटे की बैठक 2.5 घंटे तक चली। इंडिया पाकिस्तान अलग से चैप्टर है जिसको एड्रेस कैसे किया जाए, और जो इश्यूज अभी चल रहे हैं इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, फील्ड मार्शल ने एक वो प्लानिंग रखी है। सेकेंडली, जो फील्ड मार्शल को टास्क दिया गया है कि आप जरा ईरान के पास जाकर देखिए, बैक चैनल्स पर उनके मुल्लाओं के साथ बात कीजिएगा, मिलिट्री लीडरशिप को आप जानते हैं, उनके साथ बात कीजिएगा और इसको डीएस्केलेट कीजिएगा। ये टास्क दिया गया है मुल्ला उमर साहब, ये इनको जनरल मुनीर को। आसिम मुनीर का ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरे दिन हमने देखा, ये बैठक खत्म होने के बाद नेतन्याहू साहब को बुलाया गया। नेतन्याहू के आने से पहले यूएस का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए इजराइल आउट ऑफ हिज ओन कुछ नहीं कर सकता है, उसके वो जखायर उतने नहीं है कि वो लड़ सकता है, उससे चाहिए कोई सपोर्ट। और ये सपोर्ट कहां से आएगी? अब यहां एक तरफ से एक डिजायर है डोनाल्ड ट्रंप में कि वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाए। दूसरी तरफ से अगर वो आज के दिन इजराइल वाले मामले पर कूदते हैं तो सवाल वहां पर आएगा कि देखिए आप यहां कैसे कूदे हैं फिर जंग में। और जब वो आए थे तो वो लगातार ये कह रहे थे मैं जंग के लिए इस बार नहीं आया हूं जी, मैं सुलह कराने आया हूं और इकोनॉमी अपना बिजनेस करने आया हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी परेशानियां है, इसीलिए ये जो 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है, मेरे ख्याल से एक तरफ से आसिम मुनीर को लगाया गया है, एक तरफ से OIC को दिया गया है, क्योंकि हमारी जो खबर है कि रियाद में जो फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब का है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के साथ बात की है, टेलीफोनिक बात की, उसके बाद वो यहाँ OIC की मीटिंग में आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारे फ्रेंड्स पॉलिटिकली चल रहे हैं ये अपनी जगह पर काम करेंगे, लेकिन इन सब का निचोड़ लगभग कल या मंडे ट्यूसडे शाम तक आना है। उसके बाद ही शायद मुझे लगता है कि यूएस कोई प्लानिंग करेगा कि आइदर टू गो डायरेक्टली विद इजराइल और बीच वाली कॉल देकर वो सीज फायर करेगा। जी, 2-3 पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहूंगा। एक तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर आपने क्लियर कर दी है कि OIC की मीटिंग में अब चीजें शाम तक साफ हो सकती हैं, लेकिन यूरोप के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तंज कसा है, क्योंकि जो ईरान के विदेश मंत्री ने इटली, फ्रांस, जर्मनी के विदेश मंत्री, ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूरोप कोई नहीं होता है इस जंग को रुकवाने वाला। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? ये अगर आप देखिए US वर्सेस यूरोप देखेंगे तो ये आज की लड़ाई थोड़ी ना है, ये वर्चस्व की लड़ाई बहुत पुरानी है। और यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा फोर्स उठ के दुनिया के मामलों में एड्रेस करे और फिर यूएस की जो सुपरमेसी है वो खत्म हो जाए, इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट। लेकिन इस बीच राजेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्विटर को आप खंगालिएगा, जो कंटिन्यूअसली
ईरान प्लान को एग्जीक्यूशन की बात कर रहा था, ईरान इराक के हवाले से बात कर रहा था, सीरिया यमन की बात कर रहा था, वो अचानक से खामोश हो गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। दैट मीन्स कुछ तो चल रहा है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, जिसकी एक्सपेक्टेशन आउटकम जो है वो आने वाले 2 महीने में। इस बीच चाइना भी एक बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा, जो मेनली देख रहा है, बैक एंड पर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट देख रहा जो मेंबर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि अब की बार अगर अमेरिका ने ये गलती की कि वो इस जंग में कूदा तो दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, और ये जो डॉलर की डिप्लोमेसी है ये खत्म हो जाएगी, सुपरमेसी जो डॉलर की है ये खत्म होगी। ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग देखिए स्टेटमेंट की कब है, जब दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे पर काउंटर कर रहे हैं, काउंटर उसका ये हो रहा है, भूकंप आने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि रिएक्टर से वो निकलना शुरू हो गया जी, गैसें शुरू हो गए। तो इस बीच चाइना जो बिल्कुल खामोश था, अचानक से उनके कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर मेंबर बाहर आके बात करें और ये बताया कि देखिए बहुत हो गया जी, इसको देख लीजिए अदरवाइज सिचुएशन खराब होनी है। यानी वो जो एक ख्वाब देख रहे हैं कि हमने डॉलर को खत्म करके एक और करेंसी को से बिजनेस करना है दुनिया में, वो उस प्लान पर भी एग्जीक्यूशन, ये भी ट्रंप के दिमाग में होगा। ठीक है, बस एक मेरा आखिरी सवाल, क्या यहां पर अंडर एस्टिमेट इजराइल की तरफ से ईरान को किया गया था? जिस प्रकार से ईरान की मिसाइलें, ईरान की तकनीक, इस वक्त दुनिया भी हैरान है, दुनिया हैरान है, अमेरिका तक हैरान है कि जिस देश के ऊपर हमने 4 दशकों से प्रतिबंध लगा रखे थे, उसने ऐसी तकनीक पैदा कर ली है। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा लग रहा था कि खामनेई साहब के टेन्योर में शायद सिर्फ मुल्ला वहां पैदा होते हैं, उसने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। बिल्कुल कि खामनेई के टेन्योर में सिर्फ मुल्ला पैदा नहीं होते, वहाँ साइंटिस्ट भी पैदा होते हैं, वहां पर साइबर एक्सपर्ट्स भी पैदा होते हैं, और वहां पर वो कौम पैदा होती है जिनके ऊपर रॉकेट आ रहा है, जिनके मकानात गिर रहे हैं, जिनकी लीडरशिप खत्म हो गई है सारी, जिनके अंदर मुसाद के एजेंट है, लेकिन उसके बावजूद बाहर आके स्क्वायर पर, चौराहों पर अपना झंडा, देश का झंडा लेकर बाहर करके हम आपके साथ हैं जी, आप लड़े, कुछ भी हो। व्हाट इट मीन्स कि ये जो 30-35 साल में तरबियत की ट्रेनिंग दी गई है लोगों की, वो बाहर आ रही है। एक तो ये है, दूसरा इजराइल मिस कैलकुलेट कर गया, ये दुनिया मान रही है, हम नहीं बता रही है, दुनिया मान रही है। मैंने वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल का एक अभी आर्टिकल देख रहा था, उसमें भी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं यूएस के, यूके के, कह रहे हैं कि शायद हमें भी इस चीज का एहसास नहीं था कि ईरान फोर्सफुली इतना बाहर आएगा और ये इस तरीके से करेगा। और अभी जो वीडियोस वायरल हुए, जो आप थोड़ी देर में चलाएंगे भी, वो एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है कि आज के दिन जब हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ 5-10 दिन का शायद असला है, वो कह रहे हैं जनाब अभी तो शुरुआत है, ये ड्रोन अभी आने बाहर बाकी है, लेट इट बी टीवी वॉरफेयर। लेकिन जिस अंदाज से वो अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया गया है, जिस तरीके से खामोशी के साथ, बिना शोर शराबे के साथ ये सारा डिफेंस तैयारियां की गई हैं, ये दाद देनी पड़ेगी वहां की लीडरशिप को, ये दाद देनी पड़ेगी वहां के खामनेई की पूरी वो जो स्ट्रेटजी को। लेकिन न मुसाद को पता लगा, न अमेरिका को, CIA को पता लगा, और ना ही शायद ISI को इतना बड़ा ये था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ खड़ा होकर लड़ सकता है। बस क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, तो मुझे लगता है कि चलते चलते एक कमेंट्स में आपसे ले लूं। अगर राजा पहलवी की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, नेतन्याहू की बात करें, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि 3 से 4 बार एक कोशिश हुई कि खामनेई के खिलाफ लोगों को एक भड़काया जाए, एक ग्रुप को खड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिली, इस हमले ने ईरानियों को और एकजुट कर दिया। देखिए, ईरान के अंदर एक मेजॉरिटी है शिया पॉपुलेशन की, और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो खामनेई उस स्टेज पर है जहां पर उनकी एक आवाज पे लाखों लोग मरने के लिए तैयार है। वहां पर पहलवी साहब का आना क्या आज के दिन में कोई काम कर पाएगा? हमने देखा जब ईरान में उस लड़की का मामला आया, जब उसके बाल कटे गए, वो मैसेनी का मामला आया, तो ऐसा लग रहा था कि 1, 2, 3 अब तो ये सारा खत्म होगा। लेकिन वहां की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस लीडर्स ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, उसके बाद वो आवाज ही नहीं आई। अब हमने कहा कि साहब ये फोर्सफुली दबाया गया, फोर्सफुली आज के दिन में आप नहीं दबा सकते। अगर आज वो फोर्सफुली दबाया होता तो आज सोशल मीडिया फ्लडेड होता जी। ईरान के अंदर जो लोग होते हैं वो चलो वो नहीं करते, वो ईरान के अंदर, लेकिन ईरान के बाहर अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, यूके में बहुत सारे लोग हैं, वो लिख लेते, कोई नहीं लिख रहा है। चाहे वो ईरान के अंदर है या ईरान के बाहर, लोग खामनेई के साथ है
और रिजीम चेंज से क्या कोई फायदा होगा? मुझे लग रहा है, और मैं अपने फॉर्मर रॉ चीफ को सुन रहा था, वो कहीं यूके में है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि जनाब इससे मामला हल नहीं होगा, अमेरिका को अब की बार थोड़ा जमीन को परखना पड़ेगा और हालात को देखना पड़ेगा, और जो सोर्सेज और लीडरशिप वहां पर है उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और गुत्थी सुलझ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर, जिनसे हमने तमाम हालात को समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है।